बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने हर वो चीज जो लीनियर मोशन में पड़ी थी, यहां पर हम लोगों ने उनके रोटेशनल एनालॉग्स को डिस्कस किया। पहले हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा, अब हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह टॉर्क, इनर्शिया की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। बिल्कुल इसी तरह से जब हम लोगों ने लीनियर मोशन में किनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, अब हम रोटेशन में किनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले क्यों ना मैं रोटेशनल किनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर दूं। रोटेशनल किनेटिक एनर्जी को डिफाइन करने से पहले आपको यह समझना होगा कि किनेटिक एनर्जी की हमारे पास दो टाइप्स हैं। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, किस वजह से होती है? मोशन की वजह से। क्योंकि चीजों के पास मोशन हो तो उनके पास किनेटिक एनर्जी होती है। अब मोशन इटसेल्फ दो किस्म की हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं, उनके पास भी किनेटिक एनर्जी है क्योंकि मोशन तो है, लेकिन उनकी किनेटिक एनर्जी कहलाती है ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी जो है वो उन चीजों की किनेटिक एनर्जी हुई जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, जिनके पास ट्रांसलेशनल मोशन है। तो याद रखिएगा, व्हाट इज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी? की किनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल को मैं यहां लीनियर भी कह देता हूं, ऑल्दो इनमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी नहीं है। बस आप याद रखिएगा कि ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी किन चीजों के पास होगी? जो चीजें स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होंगी। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास एक गाड़ी है और मैं आपसे पूछूं इस गाड़ी के पास कौन सी एनर्जी है, तो आप कहेंगे इस गाड़ी के पास किनेटिक एनर्जी है। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो फिर इसकी जो किनेटिक एनर्जी होगी, ये कौन सी किनेटिक एनर्जी होगी? ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखिए इसी गाड़ी के घूमते हुए टायर को। अब ये जो टायर है ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, यानी कि ये रोटेशनल मोशन में है। इसके पास भी तो मोशन है ना, इसके पास भी किनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन कौन सी किनेटिक एनर्जी? रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। तो याद रखिएगा, ये है हमारे पास किनेटिक एनर्जी की दूसरी टाइप, जिसे हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर आपसे कोई पूछे कि रोटेशनल किनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो ये भी किनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन किस मोशन की वजह से? काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होगी वो किनेटिक एनर्जी, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी में घूमता हुआ टायर आ सकता है, हमारी जो जमीन है वो भी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, वो आ सकती है। ये सारी एग्जांपल्स जो है वो यहां पर फिट हो सकती हैं। अब हमारे पास आर्टिकल है इस किनेटिक एनर्जी को डिस्कस करना नहीं, बल्कि रोटेशनल किनेटिक एनर्जी को। तो आइए अब जरा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहां से आर्टिकल का आगाज करूंगा कि व्हाट इज रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आप लोगों ने सबसे पहले लिखनी है। ऑल्दो मैं लिख चुका हूं यहां पर, लेकिन मैं फिर से एक दफा लिख देता हूं। व्हाट इज रोटेशनल किनेटिक एनर्जी? इट इज द काइनेटिक एनर्जी। किनकी काइनेटिक एनर्जी? ऑफ बॉडीज which are rotating about an axis, जो एक एक्सिस पर रोटेट कर रहे हो। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स में आप क्या लिखेंगे उसकी? याद रखिएगा जी, एग्जांपल्स लिख लेते हैं, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, बस बॉडी रोटेट हो रही होनी चाहिए। पहली एग्जांपल जो मैं यहां पर दूंगा वो क्या होगी?
रोटेटिंग अर्थ, जो अर्थ रोटेट कर रही है उसके पास भी तो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। जो हमारे पास व्हील था वो भी तो रोटेट कर रहा है, तो उसके पास भी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको हम सिंबल क्या दें रोटेशनल किनेटिक एनर्जी को। आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी को हम क्या सिंबल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम के लिखते हैं। तो अगर हमने रोटेशनल किनेटिक एनर्जी को शो करना है तो हम के लिखेंगे, यानी कि किनेटिक एनर्जी, लेकिन उसके साथ छोटा सा ROT लिख देंगे, जो कि शो कर रहा है ये किनेटिक एनर्जी कौन सी है, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। देखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट और तवज्जो तलब बात है। इसका फॉर्मूला दो तरह से बताया जा सकता है। एक तो मैं पूरी डेरिवेशन करूं, जो कि मैं करूंगा आज, और फिर मैं एंड रिजल्ट आपको बताऊं जो कि इसका फॉर्मूला होगा। एक मेरे पास ट्रिक भी है और वो मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। आइए जरा दोबारा से देखते हैं स्टूडेंट्स, उससे एक रिवीजन भी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किसी भी चीज का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं चैप्टर नंबर 5 में। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के सामने कुछ डाटा लिखा है और ये वो सारी चीजें जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोगों को याद होगा चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने लीनियर क्वांटिटीज पढ़ी थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स, इनर्शिया, ये सारे के सारे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी। चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा, फोर्स नहीं पढ़ी, फोर्स का मोमेंट पढ़ा। मैंने बताया था मोमेंट क्या होता है, जब भी कोई चीज घूम रही हो, घुमाव को हम कहते हैं मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी घूमती हुई चीजों पर फोर्स, जिसे हम टॉर्क कह देते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने इनर्शिया पढ़ा था, लेकिन यहां पर हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि घूमती हुई चीजों का इनर्शिया। और आप लोगों ने देखा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट S होता है, जबकि चैप्टर नंबर 5 में उसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बनता है। लीनियर वेलोसिटी V होती है, लेकिन उसकी जगह रोटेशनल एनालॉग जो है उसका, यानी कि रोटेशन में जो वेलोसिटी बनती है वो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। लीनियर फोर्स की जगह घूमती हुई चीजों में फोर्स यानी कि टॉर्क आ गया। इसी तरह से इनर्शिया यानी कि मैस इनर्शिया की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I आ गया। अब ये इतनी जबरदस्त चीज है कि आप चैप्टर नंबर 3 की किसी भी इक्वेशन को चैप्टर नंबर 5 की रोटेशनल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका रोटेशनल एनालॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस इक्वेशन को तो आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ F = ma। आप न्यूटन के सेकंड लॉ को चैप्टर नंबर 5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि इसका रोटेशनल एनालॉग निकालना चाहते हैं, यानी कि न्यूटन की सेकंड इक्वेशन को रोटेटिंग बॉडीज के लिए निकालना चाहते हैं। अब आप क्या करें, इसके हर एक क्वांटिटी का रोटेशनल एनालॉग लिख दें, आपके पास रोटेशनल इक्वेशन आ जाएगी। मिसाल के तौर पर फोर्स है ना, तो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग कौन है, टॉर्क। तो फोर्स की जगह टॉर्क लिख दिया, इज इक्वल टू एज इट इज। मैस क्या है, इनर्शिया, तो मैस जो है वो इनर्शिया है, और इनर्शिया की जगह किसने ले लिया चैप्टर नंबर 5 में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I ने। तो M की जगह I आ गया। और A क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, ये वाला, और उसकी जगह किसने ले ली है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ने। तो फिर A की जगह मैं क्या लिखूंगा, अल्फा लिख दूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ ही है, लेकिन किसके लिए है, ये रोटेट करती हुई चीजों के लिए है। इसी तरह से स्टूडेंट्स P = mv, ये मोमेंटम की इक्वेशन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी। जरा देखिए P क्या है, लीनियर मोमेंटम, मैं अब उसकी जगह फाइंड आउट करना चाहता हूं एंगुलर मोमेंटम। तो M क्या है, इनर्शिया, और इनर्शिया की जगह किसने ले ली है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I ने। तो यहां I आ जाएगा। और V क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और उसकी जगह किसने ले लिया अब, एंगुलर वेलोसिटी ने, तो इसकी जगह ओमेगा आ जाएगा।
भाई ये कौन सी इक्वेशन है? आप कहेंगे ये भी मोमेंटम की इक्वेशन है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 में घूमती हुई चीजों का मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम। तो आपने देखा कितना आसान है, बगैर डेरिवेशन के भी आप चुटकी में किसी भी इक्वेशन को रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, हाफ mv स्क्वायर। ये किस चीज की काइनेटिक एनर्जी है? उस चीज की काइनेटिक एनर्जी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। लेकिन अगर यही बॉडी रोटेट कर रही हो और मैं चाहता हूं इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना, तो मैं फिर से सारे वेरिएबल्स चेंज कर दूंगा रोटेशन वाले। हाफ तो आपको मालूम है हाफ ही रहेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई क्वांटिटी नहीं है। m क्या है जी? इनर्शिया। और इनर्शिया की जगह किसने ले ली है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, यानी कि I ने। तो यहां आ जाएगा I। और फिर v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। तो उसकी जगह किसने ले ली है? एंगुलर वेलोसिटी ने, यानी ओमेगा। और q के v का स्क्वायर है, तो यहां ओमेगा का भी स्क्वायर आएगा। और स्टूडेंट्स ये हो गई हमारे पास घूमती हुई चीजों की काइनेटिक एनर्जी, जो कि आज का हमारा आर्टिकल है। फॉर्मूला देख रहे हैं, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। क्या मैंने कोई डेरिवेशन की है? हरगिज नहीं, सिर्फ मैंने लॉजिक लगाकर सारे लीनियर क्वांटिटीज को एंगुलर क्वांटिटीज के सिंबल से रिप्लेस कर दिया, मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ऑल्दो ये फॉर्मूला मैं आज डिराइव भी करूंगा, लेकिन आप देखें अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो आप बहुत आसानी से चैप्टर नंबर 5 के फॉर्मूले बना सकते हैं, सिर्फ आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला देख लीजिए, ये मैं आप लोगों के सामने यहां लिखने लगा हूं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि इसका फॉर्मूला मैंने क्या बनाया है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल वैसे जैसे हाफ mv स्क्वायर। m की जगह I आ गया क्योंकि m इनर्शिया था, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। v की जगह ओमेगा आ गया क्योंकि v लीनियर वेलोसिटी थी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। हमने सारे एंगुलर वेरिएबल्स ले लिए। और स्टूडेंट्स एक और बात भी यहां पर हम देख सकते हैं, और वो क्या है? वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का यूनिट। तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स, एनर्जी तो एनर्जी होती है, रोटेशनल हो या लीनियर हो, एनर्जी का यूनिट हमेशा जाउल या जिसको समटाइम्स जूल्स भी कहते हैं। तो याद रखिएगा यूनिट चेंज नहीं होगा, तो यूनिट वही है जूल्स, जिसे हम और क्या कह सकते हैं? न्यूटन मीटर। और अगर मैं न्यूटन की वैल्यू, अगर आपने पढ़ी हो न्यूटन की वैल्यू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था, अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो फिर फाइनल रिजल्ट आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन की जगह आ गया। साथ ये मीटर अभी मल्टीप्लाई होना है ना, तो मैं उसको यहीं पर मल्टीप्लाई करके यहां m की पावर 2 लिख देता हूं। ये भी यूनिट है, ये भी इसका यूनिट है, और ये भी इसका यूनिट है। और फिर मैं डायमेंशन भी निकाल सकता हूं। डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? देख लीजिए स्टूडेंट्स, डायमेंशन में किलोग्राम मास है ना, उसकी जगह m। मीटर लेंथ है तो उसकी जगह l और वही पावर। सेकंड टाइम है तो उसकी जगह t टाइम और वही पावर्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, ये इसकी डायमेंशन बन गई। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी की, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन भी आ गई, एग्जांपल भी आ गई, फॉर्मूला भी आ गया और यूनिट भी आ गया। अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, किस तरह से हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। जरा इमेजिन करें, ये मेरे पास एक स्फीयर है जो रोटेट कर रहा है। अगर मेरे से कोई पूछे इसके पास कौन सी एनर्जी है, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब ये बॉडी क्या कर रही है स्टूडेंट्स? रोटेट कर रही है। जरा इमेजिन करें, इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट इमेजिन करते हैं, बाकी सारा जो हमारे पास स्फीयर है उसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। इस पॉइंट को देखें स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्या कर रहा है? ये पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा, ये पॉइंट सर्कल में मूव कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग, ये जो हमारे पास मैंने एक पीस लिया है, पूरी बॉडी रोटेट कर रही थी, लेकिन हर रोटेटिंग बॉडी का जो हर पीस होता है वो रोटेट नहीं करता, बल्कि वो सर्कल में मूव करता है। और सर्कल की इक्वेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देखिएगा कि ये जो मैंने आपके सामने एक
ऑब्जेक्ट उसके ऊपर सपोज किया है, इसका मैस है mi। आई से मुराद है जनरल टर्म, कोई भी हो सकता है। इसी तरह से इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो ri है। फिर अगेन r तो डिस्टेंस के लिए हो गया, रेडियस के लिए हो गया, i का मतलब है कि कोई भी जनरल पार्टिकल है, ठीक है जी। और फिर इसी तरह से इसकी जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कल में वेलोसिटी कहां होती है स्टूडेंट्स? टेंजेंट में। तो इस वक्त क्योंकि इसकी वेलोसिटी टेंजेंट में है, इसकी वेलोसिटी को मैं कहूंगा vi। तो ये डायग्राम जरा तवज्जो से देख लीजिए, क्योंकि मैं अभी आप लोगों के सामने यही डायग्राम से आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला लॉजिक से तो आ गया, लेकिन डेरिवेशन से कहां से आएगा, आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा यही डायग्राम मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, वो मैंने आप लोगों के सामने बना दी है कि ये वही रोटेटिंग बॉडी है जो इस एक्सिस पर ए डैश बोल रहा हूं, इस एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बता रही है कि बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही। और स्टूडेंट्स, उस बॉडी के ऊपर ये मैंने एक पार्टिकल आप लोगों के सामने इमेजिन कर लिया। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एज ए होल जो है ये पूरी बॉडी क्या कर रही होगी, ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही होगी। लेकिन इस बॉडी के ऊपर अगर आप एक पार्टिकल देखेंगे तो वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। तो यहां से हमने ये सीखा कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करी होती है उसके ऊपर सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। और ये बात आपकी बुक कुछ इस तरह से पेज नंबर 113 के ऊपर एक्सप्लेन करती है इन 3 लाइनों में, जिसमें वो कह रही है कि जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसके ऊपर हर पार्टिकल क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो होगी इसकी डायग्राम। अब जरा देखिए तवज्जो से, मैं इस पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं, लेकिन मैंने पूरी बॉडी की बजाय एक छोटा सा उसका कंपोनेंट या उसका एक छोटा सा मैस इमेजिन किया, बाकियों को मैंने इग्नोर कर दिया। उसकी रीजन फिर क्या है, मैं पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा? देखिए, बड़ा आसान सा तरीका है। इधर देखिए, मेरे पास ये एक जो हमारे पास कंपोनेंट है, पहले मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, फिर मैं इसी तरह का एक और मैस इमेजिन करूंगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, फिर मैं एक और मैस इमेजिन करूंगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, एक और पॉइंट इमेजिन करूंगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, और फिर मैं इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट करता जाऊंगा यहां तक कि मैं सारे पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लूंगा। जब मैं सारे पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लूंगा तो एक्चुअली मैंने उस पूरी रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली। तो इसका मतलब मैं एक पार्टिकल को सपोज करूंगा, उस पर कैलकुलेशंस लगाऊंगा, वो कैलकुलेशंस अप्लाई कर दूंगा सारे पार्टिकल्स पर, और वो सारे आंसर्स ऐड करके पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। क्योंकि मैंने नाम दिया है इस पार्टिकल को I, तो उसका मैस I और उसकी वेलोसिटी vi होगी। आप फौरन से कहेंगे कि सर आप तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकालने जा रहे हैं, जबकि जो फार्मूला आपने लिखा है ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का है। क्यों भला? क्योंकि उसमें लीनियर वेलोसिटी नजर आ रही है। तो रोटेशन में जाने के लिए लीनियर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। और इस चैप्टर में हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा, v = r ओमेगा। अगर आपको नहीं पता ये याद रखिएगा, v = r ओमेगा में खास बात क्या है, ये लेफ्ट साइड पर लीनियर वेलोसिटी है और राइट साइड पर एंगुलर वेलोसिटी है। अगर आप लीनियर वेलोसिटी नहीं चाहते तो फिर आप क्या करें, आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एज इट इज लिखा रहेगा, mi एज इट इज लिखा रहेगा। आगे क्या है, आगे वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो v की जगह मैं क्या पुट करूंगा, r ओमेगा और उसका स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन I डालना नहीं भूलना आप लोगों ने, क्योंकि मैं किस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, जनरल पार्टिकल, ith पार्टिकल की बात कर रहा हूं। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे ब्रैकेट्स खोलनी पड़ेंगी। जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा हाफ mi, ri का स्क्वायर जब लूंगा तो ये बन जाएगा ri², और ओमेगा आई का स्क्वायर जो है वो ओमेगा आई का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो दीजिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई ना। अब आप देख रहे हैं ओमेगा आ गया,
और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो फिर ये अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो ये जो किनेटिक एनर्जी आई है ये कौन सी किनेटिक एनर्जी होगी? ये रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होगी। तो अब मैं इसकी जगह ROT यानी कि रोटेशन लिख सकता हूं। भाई ये किसकी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी है? तो मैं कहूंगा ये इस पार्टिकल की, यानी कि ये पूरी बॉडी की नहीं है। दिस इज द किनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल, वो जो मैंने सपोज किया था। ith का मतलब कोई भी, जनरल, एनी। तो हमारे पास यहां पर अगर ये ith पार्टिकल की है, इधर I और इधर I आ रहा है, तो अगर मैं एक J पार्टिकल की निकालना चाहूं तो मैं इधर J और J लगा दूंगा, यानी उसका मैस, उसका डिस्टेंस और उसकी वेलोसिटी। K पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं उसका मैस, उसका डिस्टेंस, उसकी वेलोसिटी निकाल दूंगा। यहां से तो काम बड़ा आसान हो गया। अगर मैं पूरी बॉडी की किनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, पूरी बॉडी की, तो पूरी बॉडी की किनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा? एक पार्टिकल का किनेटिक एनर्जी, दूसरी पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी, तीसरी पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी, चौथे पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी, अप टू nth पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी, जो भी बनेगा हमारे पास। आप उसको ith भी कह सकते हैं, आप उसको n भी कह सकते हैं, ये सिर्फ सिंबल का फर्क है। नाउ स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? मैंने अभी आप लोगों के सामने, रोटेशनल है ये, तो ये मैंने आप लोगों ने किसी भी पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी है। तो फिर पहले पार्टिकल के लिए मैं क्या करूंगा? हाफ m, I नहीं लिखूंगा, पहला पार्टिकल है, I की जगह 1 लिखूंगा, R के साथ भी 1 लिखूंगा, ओमेगा के साथ भी 1 लिखूंगा और उनका स्क्वायर आ जाएगा। ये किनेटिक एनर्जी होगी पहले पार्टिकल की। दूसरे पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाफ m2 R2 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा 2 का स्क्वायर। इसी तरह थर्ड पार्टिकल की हाफ m3 R3 स्क्वायर ओमेगा 3 स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स करते करते जब मैं nth पार्टिकल यानी कि जितने भी टोटल पार्टिकल होंगे मैं आखिरी पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी निकालना चाहूंगा तो भी यही फार्मूला लगाऊंगा, हाफ mn Rn स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर, यानी वही फार्मूला है। अगर आपने फर्स्ट पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन करनी है, I की जगह हर जगह 1 पुट कर दो, सेकंड के लिए I की जगह 2 पुट कर दो, थर्ड के लिए I की जगह 3 पुट कर लो, nth के लिए I की जगह n पुट कर ले। नाउ स्टूडेंट्स, मैं इन सब चीजों में देख रहा हूं कि बजाहिर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अब जरा तवज्जो कीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि मेरे पास ये वही स्फीयर है। अब इमेजिन करें कि इसमें एक पॉइंट सेंटर से थोड़ा करीब है, एक पॉइंट सेंटर से थोड़ा दूर है। अगर मैं ये देखूं कि मैं इस बॉडी को एज ए होल रोटेट करूं तो आप देखेंगे जितने डिग्रीज करीब वाला पॉइंट मूव करेगा उतने ही एंगल्स या उतने ही डिग्रीज दूर वाला पार्टिकल भी मूव करेगा। यानी अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, दोनों ने एक जैसे टाइम में एक जैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल्स कवर किए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब पार्टिकल दूर हो या पार्टिकल करीब हो, जब बॉडी रोटेट कर रही हो एंगुलर वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स की सेम होती है। शर्त यह है वो बॉडी रिजिड होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहां से मैं कहूंगा कि फॉर अ रिजिड बॉडी, फॉर अ रिजिड बॉडी मैं कह सकता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम। जब मैं ऐसा कह सकता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी पहले पार्टिकल की भी उतनी है, दूसरे पार्टिकल की भी उतनी है और nth पार्टिकल की भी उतनी है। तो जब पहले पार्टिकल की भी वही है, दूसरे की भी वही है, nth की भी वही है, तो फिर आप ओमेगा को 1 2 3 n लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि वो तो सेम है हर पार्टिकल की। तो फिर मैं ये 1 मिटा दूंगा। आपने ये नेक्स्ट स्टेप में करना है।
अब जब मैं ये 1 2 और उसके सिंबल्स मिटा दूंगा, ये भी ओमेगा का स्क्वायर है, ये भी ओमेगा का स्क्वायर है, ये भी ओमेगा का स्क्वायर है। अब इस पूरी टर्म के अंदर ओमेगा का स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये जो ओमेगा का स्क्वायर है ये भी आपके सामने कॉमन लेता हूं। तो जरा देखिए बाकी इक्वेशन क्या बनेगी। किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं पूरी ब्रैकेट में से। ये जी ओमेगा का स्क्वायर बाहर चला गया, कॉमन हो गया। ओमेगा का स्क्वायर बाहर चला गया, बाकी क्या रह गया? हाफ m1r1 स्क्वायर, ये रह गई चीज। ओमेगा बाहर चला गया, ये ओमेगा बाहर चला गया, बाकी क्या रह गया इसमें से, दूसरी टर्म में से? हाफ m2r2 स्क्वायर। फिर इसमें से क्या रह गया? हाफ m3r3 स्क्वायर। और करते करते लास्ट में से भी ओमेगा स्क्वायर चला गया, तो बाकी क्या रह गया? हाफ mnrn स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हाफ है m1r1 स्क्वायर, हाफ m2r2 स्क्वायर। और एक बात अब मेरे जहन में मजीद आई है, वो भी इसी स्टेप में हो सकती है बजाय कि हम नेक्स्ट स्टेप बनाएं, और वो ये है कि भाई हाफ भी तो कॉमन आ रहा है, ये हाफ है, ये भी तो कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ कॉमन, और ओमेगा पहले ही बाहर है, ओमेगा का स्क्वायर पहले ही बाहर है, अंदर क्या रह जाएगा? m1r1 स्क्वायर, फिर ये रह जाएगा m2r2 स्क्वायर, फिर m3r3 स्क्वायर, और करते करते mnrn स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, याद रखिएगा हम लोगों ने पढ़ा था ये जो mr स्क्वायर होता है ना भाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि mr स्क्वायर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर ये क्या है? mr स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? 1 बता रहा है फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या बता रहा है? कि सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या बता रहा है? थर्ड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि इस पूरी ब्रैकेट के अंदर उस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी कहते हैं। इस पूरी पैरेंथेसिस के अंदर हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ऐड होकर वो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बनाएगा। और आपकी बुक कह रही है पेज नंबर 113 के ऊपर कि ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर जो है वो एक्चुअली में क्या बन रहा है? पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या है? आई है। तो मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ एज इट इज, ओमेगा का स्क्वायर एज इट इज, और हमारे पास ये सारी चीज की जगह मैं पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई लिख दूंगा। और स्टूडेंट्स ये है रोटेशनल किनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की। अगर ये फॉर्मूला आप लोग देखें तो ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया आप लोगों के सामने, लेकिन जब मैंने लॉजिक यूज करते हुए, ट्रिक यूज करते हुए यही फॉर्मूला निकाला था, तब भी वही आंसर आया था। इसका मतलब ये है हमारे पास रोटेशनल किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। चाहे आप ट्रिक से देख लें, चाहे आप मैथमेटिकल डेरिवेशन से देख लें जो मैंने अभी आप लोगों को करवाई, दोनों सूरतों में आपका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको एंड पर बताता चलूं। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास ये जमीन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, इसके पास रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होगी। और बहुत सी ऐसी एग्जांपल दी जा सकती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जैसे ये व्हील है। अब ये व्हील को अगर आप देखें, ये अपने एक्सिस पर रोटेट तो कर रहा है, लेकिन ये साथ साथ आगे भी जा रहा है, यानी इसमें रोटेशन भी है और इसमें लीनियर मोशन भी है। इसे हम कहेंगे कि ये रोलिंग मोशन है। तो व्हाट इज रोलिंग मोशन? कि रोलिंग मोशन में रोटेशनल मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी होती है। अगर कोई ऐसी चीज हो जो रोल कर रही हो तो फिर उसकी किनेटिक एनर्जी कितनी होगी? याद रखिएगा, उस बॉडी की, रोलिंग बॉडी की जो टोटल किनेटिक एनर्जी होगी वो उसकी ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी और उसकी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी दोनों का सम होगी। और ये बात कल के आर्टिकल में बहुत ज्यादा
यूज होने वाली है। तो जरा तवज्जो रखिएगा कि हमारे पास जब कोई बॉडी रोल कर रही हो तो उसकी किनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे निकालते हैं, सिर्फ रोटेशनल किनेटिक एनर्जी नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी नहीं, बल्कि उसमें क्योंकि दोनों मोशंस हैं तो हम दोनों किनेटिक एनर्जीज ऐड करेंगे, फिर टोटल किनेटिक एनर्जी आएगी। और यह बात पेज नंबर 114 की शुरू की 2-3 लाइनों में यह बुक एक्सप्लेन कर रही है। तो स्टूडेंट्स, यह था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने देखा कि रोटेट करती हुई चीजों की किनेटिक एनर्जी क्या होती है और कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जो इससे कनेक्टेड है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।